हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ एक बार फिर से आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं, उपस्थित हैं। और आज का जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केस स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन। ठीक है ना। तो ये जो है डेटा कलेक्शन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं या रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसमें केस स्टडी को जो है हम यूज़ करते हैं एज अ टूल, और डेटा कलेक्शन के लिए जो है हम केस स्टडी का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है केस स्टडी और इसके अंतर्गत हम किस प्रकार से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन, जिसे व्यक्तिक विषय अथवा एकल विषय अध्ययन भी कहा जाता है, यानी कि व्यक्तिक का मतलब इंडिविजुअल, यानी कि है ना, इंडिविजुअल से है। इंडिविजुअल का मतलब व्यक्ति का एक, यानी कि एक मतलब कोई भी एक यूनिट है, कोई भी एक इकाई है, उसका जो है पूर्ण रूप से और अंदर तक, यानी कि सारी की सारी तह खोल देनी है। कहने का मतलब ये है, और हमें बिल्कुल डीपली स्टडी करनी है। केस स्टडी से ये मतलब समझ में आता है। ठीक है ना। तो आंकड़े एकत्रित करने की सर्वाधिक प्राचीन प्रविधि है। यह है किसी सामाजिक इकाई के गहन एवं विस्तृत अध्ययन करने तथा इस प्रकार उस इकाई के बारे में संपूर्ण गुणात्मक आंकड़े एकत्रित करने की महत्वपूर्ण प्रविधि मानी जाती है। यद्यपि समाजशास्त्र में इस प्रविधि का सबसे पहले प्रयोग करने का श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को दिया जाता है। अगर समाजशास्त्र में देखें कि सबसे पहले जो है केस स्टडी का प्रयोग किसने किया, तो वो जो है हर्बर्ट स्पेंसर साहब थे। तो उन्होंने जो है सबसे पहले केस स्टडी का प्रयोग किया। ओवरऑल देखेंगे किसने किया, तो फिर भी इसका क्रमबद्ध प्रयोग सबसे पहली बार जो है लीप्ले, है ना, लीप्ले द्वारा पारिवारिक बजट के अध्ययन में किया गया था। तो ये कुछ नॉर्मल सी जानकारी थी इसके लिए। अब आगे देखते हैं। यह है सामाजिक अनुसंधान में दो प्रकार की सामग्री एकत्रित की जाती है। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। तो पहले प्रकार की सामग्री होती है गुणात्मक, और दूसरे प्रकार की सामग्री होती है परिमाणात्मक। ठीक है ना, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी कि एक तो क्वालिटी है और दूसरी जगह क्वांटिटी है। तो हम दो प्रकार से जो है आंकड़े एकत्रित करते हैं। फिर से बात करते हैं इस पर। पहला क्वालिटेटिव, जिसमें गुण पाए जाते हैं, और दूसरा क्वांटिटेटिव, जिसमें जो है क्वांटिटी पाई जाती है, यानी कि संख्याओं के आधार पर हम जो है डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम जो ये केस स्टडी कर रहे हैं ये जो है गुणात्मक है ना। केस स्टडी जो है गुणात्मक सामग्री के अंतर्गत आता है, यानी कि गुणात्मक तरीके से अगर डेटा कलेक्ट करना है तो वो कौन सी विधि है, वो केस स्टडी है। इसके अलावा भी हैं एक दो ऑब्जर्वेशन, इससे पहले हमने पढ़ा है। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी हम गुणात्मक सामग्री इकट्ठा करते हैं, यानी कि गुणात्मक डेटा, गुणात्मक तथ्य इकट्ठे करते हैं। और इसके बाद कंटेंट एनालिसिस हम लोग पढ़ लेंगे। तो कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से भी जो है हम गुणात्मक तथ्य या गुणात्मक सामग्री को एकत्रित करते हैं। ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। गुणात्मक सामग्री जो है किन किन माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। गुणात्मक सामग्री अवलोकन के माध्यम से, केस स्टडी के माध्यम से, और कंटेंट एनालिसिस के माध्यम से जो है हम इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो है क्वांटिटेटिव क्या होता है, परिमाणात्मक का मतलब है जब हम क्वांटिटी के साथ डेटा को इकट्ठा करते हैं, है ना। तो इसके अंतर्गत जो है हम जो मीन, मोड, मीडियन है उसका प्रयोग किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो ये जान लेंगे तो सभी के लिए बेहतर होगा। एग्जाम में संबंधित सवाल भी इससे आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं। ठीक है ना। रिसर्च का एरिया जो है, ऐसा कोई भी कंपटीशन नहीं होता जिसमें 4 से 5 सवाल रिसर्च से ना आते हों। ठीक है ना। तो जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि मीन, मोड, मीडियन, है ना, माध्य, माध्यिका और बहुलक और स्टैंडर्ड डेविएशन, है ना, तो उसमें जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा जो है उसके माध्यम से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं परिमाणात्मक सूचनाओं का संकलन, सांख्यिकी, ये हम बात कर चुके हैं, आंकड़ों संबंधी प्रविधियों द्वारा किया जाता है। जबकि गुणात्मक सूचनाओं का संकलन व्यक्तिगत अध्ययन द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक अध्ययनकर्ता को तीव्र एवं सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करने
करके इकाई का गहन अथवा विस्तृत अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, इसके बारे में हम बात कर ही चुके हैं। इसके द्वारा समस्याओं का मनोसामाजिक अध्ययन करके उसके निदान एवं समाधान के उपायों का भी पता लगाया जा सकता है। इसलिए यह प्रविधि समाजशास्त्र के अतिरिक्त अन्य विज्ञानों में भी प्रयोग में लाई जाती है, प्रयोग की जाती है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। अब जो है मीनिंग आ गई, मीनिंग ऑफ केस स्टडी, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन का अर्थ क्या है। तो देखते हैं, व्यक्तिगत अध्ययन का अर्थ कई बार किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन से ही लगाया जाता है, जो ठीक नहीं है। ठीक है ना, किसी के व्यक्तिगत जीवन से मतलब नहीं होता है इसमें। यह किसी भी सामाजिक इकाई, चाहे वे व्यक्ति है या परिवार, समिति, संस्था, समूह अथवा संपूर्ण समुदाय का विस्तृत एवं गहन अध्ययन है ना। हम पहले भी बताया कि जब हम किसी भी इकाई का, है ना, किसी भी यूनिट्स का, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो समूह है, चाहे समिति है, चाहे समुदाय है, जब हम बहुत ज़्यादा डीपली अध्ययन करते हैं, एकदम उसकी परत दर परत, यानी कि अंदर तक, है ना, सारी तह खोल के जब हम अध्ययन करते हैं, तो उसको जो है हम केस स्टडी के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपने ऐसी कोई फिल्म देखी है, अब देखो इसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत किसी ऐसे दृश्य से होती है जिसमें कोई किसी अन्य व्यक्ति को अपनी कहानी सुना रहा होता है ना। जब पिक्चर शुरू होती है और पता लगा कि शुरू में ही जो है कोई व्यक्ति किसी को कहानी सुना रहा है, तो वो जो पिक्चर जो है वो उस वर्तमान से शुरू ना होकर के वो फिर फ्लैशबैक में चली जाती है, यानी कि पीछे की कहानी जो है उसमें शुरू हो जाती है। तो इसके बारे में बताया गया है। तो और फिर उस दृश्य के बाद उस व्यक्ति विशेष के जीवन की सभी परिस्थितियों के बारे में पूरी फिल्म हो तथा अंत उसी दृश्य से हो जिससे कि शुरुआत हुई थी, है ना। जहाँ से पिक्चर शुरू हुई, यानी कि दो आदमी बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पुरानी अपनी यादों में खो जाते हैं या कहीं भी कोई भी बात कर रहे होते हैं, और फिर जब समाप्त होती है पिक्चर तो वहीं पे जो है आके उसी सीन पे ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे पिछले जीवन का विवरण, यानी कि फ्लैशबैक कहते हैं इसको, ऐसे पिछले जीवन का विवरण देने वाली फिल्म को व्यक्तिगत अध्ययन का समरूप माना जा सकता है। यानी कि जिसमें हम कोई भी चीज़ इस तरह की करें कि मतलब सारी की सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं और पिक्चर जहाँ से शुरू हुई हो वहीं आकर के ख़त्म करो। तो उसको जो है हम केस स्टडी के माध्यम से इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। इसका प्रयोग मनोचिकित्सक, समाजकार तथा सामाजिक अनुसंधान में किसी समस्या अथवा इकाई के संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। ओडम के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति कारक, चाहे वह संस्था हो या किसी व्यक्ति के जीवन की एक घटना मात्र हो अथवा एक समूह हो या अन्य समूह से संबंधित करते हुए विश्लेषण किया जाता है, तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। यंग के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन किसी एक इकाई, चाहे वह व्यक्ति हो या परिवार, संस्था, संस्कृति, समूह अथवा समुदाय के जीवन के अन्वेषण एवं विवेचन करने की पद्धति को कहते हैं। अगला क्या है, विजेंस के अनुसार, विजेंस एंड विजेंस, व्यक्तिगत अध्ययन गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है। अब तुम लोग समझ गए होंगे, जहाँ गुणात्मक आएगा वहाँ किस प्रकार के तथ्य इकट्ठे होंगे, और जहाँ गणनात्मक या परिमाणात्मक आएगा वहाँ कहाँ से इकट्ठे करेंगे और किन के माध्यम से जो है हम लोग तथ्य इकट्ठे करेंगे। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि गुणात्मक विश्लेषण का एक स्वरूप है जिसमें कि व्यक्ति, परिस्थिति तथा संस्था का बहुत सावधानीपूर्वक संपूर्ण अवलोकन किया जाता है, सावधानी से संपूर्ण अवलोकन किया जाता है। गुड एवं हट के अनुसार व्यक्तिगत अध्ययन सामाजिक तथ्यों को संगठित करने का वह ढंग है जिससे अध्ययन किए जाने वाले विषय के एकात्मक स्वभाव का संरक्षण हो सके। थोड़े से भिन्न रूप में यह एक पद्धति है जिसमें किसी सामाजिक इकाई को एक समग्र के रूप में देखा जा सकता है। तो ये परिभाषाएं थी कुछ। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत अध्ययन के प्रकार। तो व्यक्तिगत अध्ययन के जो है दो प्रमुख प्रकार पाए जाते हैं। पहला व्यक्ति का अध्ययन। तो व्यक्ति का अध्ययन क्या है वो देख लेते हैं।
तो व्यक्ति का अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययनों के स्वरूप का एक मुख्य प्रकार है, क्योंकि इसका नाम ही है ना व्यक्तिगत अध्ययन। तो व्यक्ति का मतलब किसी इंडिविजुअल की स्टडी करनी है, किसी व्यक्ति की ही व्यक्तिगत स्टडी करनी है कुल मिलाकर के, ठीक है ना। व्यक्ति पर ही जो है मेन फोकस रहता है इसका, क्योंकि इसके द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन काल का ही अधिकतर अध्ययन किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसी से संबंधित पूरे के पूरे जीवन काल का, या जो हमारा समस्या से संबंधित जो मुद्दा है ना, जो हमारी समस्या है, जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है, उससे संबंधित हम उस व्यक्ति को लेंगे और उस व्यक्ति से पूरी की पूरी जानकारी, ओवरऑल जानकारी उससे हम कर लेते हैं। व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के साथ साथ उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि एवं उस पर्यावरण का भी अध्ययन किया जाता है जिनसे वह व्यक्ति विशेष प्रभावित हुआ है, ठीक है ना। ये भी महत्वपूर्ण है, यानी कि जिस घटना से व्यक्ति विशेष रूप से प्रभावित हुआ है उसका भी जो है हम अध्ययन करते हैं, उस पर विशेष फोकस करते हैं। और ये दूसरा प्रकार है इसका, दूसरा प्रकार है समूह अथवा समुदाय का अध्ययन, ठीक है ना, स्टडी ऑफ ए ग्रुप और कम्युनिटी। देखते हैं सामान्यतः लोग व्यक्तिगत अध्ययन को किसी व्यक्ति विशेष के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने तक ही सीमित रखते हैं, जो कि भ्रामक है, क्योंकि इसमें अध्ययन की इकाई संपूर्ण समूह या उसकी संस्था इत्यादि भी हो सकती है। इसके बारे में बात करी चुके हम, यानी कि किसी समूह, कोई भी इकाई, कोई भी समूह हो सकता है, कोई भी समुदाय हो सकता है, कोई भी समिति हो सकती है, उसका भी अध्ययन करना भी व्यक्तिगत अध्ययन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। पीवीएन की परिभाषा इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे हम संपूर्ण समुदाय तक की खोज कर सकते हैं। इसके द्वारा किसी संपूर्ण समूह या समुदाय के जीवन, उसके किसी एक भाग या उसमें प्रचलित किसी समस्या का अध्ययन गहराई से किया जा सकता है। समुदाय में प्रचलित मान्यताओं एवं जनरीतियों के आधार पर हम उसका व्यक्तिगत अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या था, व्यक्ति का अध्ययन, और दूसरा समूह का अध्ययन। तो इसके दो प्रकार थे। अब हम जान लेते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन में सूचना संकलन के स्रोत, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से सूचना संकलन के कौन कौन से स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि अन्य प्रविधियों की तरह मात्र आंकड़े एकत्रित करने का एक साधन या उपकरण नहीं है, अपितु यह एक ऐसा संयोग या तरीका है जो सामाजिक इकाई के गहन एवं संपूर्ण अध्ययन में सहायक है, ठीक है ना। यानी कि टोटल इन्फॉर्मेशन व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से आती है, ये जान लो। अगर हम अवलोकन करते हैं तब भी कुछ ना कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कंटेंट एनालिसिस करेंगे तब भी कुछ ना कुछ छूट जाएगा, हम जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ जो है हमारा रह जाता है, लेकिन व्यक्तिगत अध्ययन के माध्यम से कुछ नहीं बचता बाल को, ठीक है ना। इसके माध्यम से हम बहुत सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं और ये बहुत ही जो है उचित और एक सरल उपाय भी है अनुसंधान का, डेटा कलेक्ट करने का, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से हम लोग कर लेते हैं। इसलिए इसमें इकाई के विभिन्न पक्षों के बारे में आंकड़े संकलन करने के लिए विविध प्रकार के स्रोतों एवं यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, जो कि गहन अध्ययन करना है। अतः इकाई के बारे में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़े उपलब्ध करने पड़ते हैं ताकि इकाई के व्यवहार को ठीक प्रकार से समझा जा सके, ठीक है ना। यानी कि प्राथमिक आंकड़े भी इकट्ठे करेंगे हम और द्वितीयक आंकड़े भी इकट्ठे करेंगे। तो व्यक्तिगत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक सूचना संकलन करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख स्रोतों एवं उपकरणों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो सूचना संकलन के जो स्रोत हैं वो दो ही हैं हमारे पास। इससे पहली वाली टेबल में हमने पढ़ा है ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा किस प्रकार से कलेक्ट करते हैं। तो इसमें भी जो है हम प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोतों के बारे में ही जानकारी करेंगे। तो ये आ गया पहला। पहला क्या है, प्राथमिक सूचनाएं संकलन करने के लिए, यानी कि जो प्राथमिक सूचनाएं हैं, प्राइमरी सूचनाएं हैं, प्राइमरी डेटाज हैं, ठीक है, उनको किसके माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है और पढ़ लेते हैं। तो पहला है साक्षात्कार के माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। साक्षात्कार
भी पढ़ेंगे, हम भी डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे का पूरा चैप्टर है साक्षात्कार का भी। ठीक है, तो साक्षात्कार क्या होता है? सामाजिक इकाई से संबंधित प्राथमिक जानकारी प्राप्त करने का पहला यंत्र जिसे हम व्यक्तिगत अध्ययन में प्रयोग करते हैं साक्षात्कार प्रविधि है। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू तुम लोग सब लोग जानते हो, एक व्यक्ति सामने बैठता है, दूसरा व्यक्ति सवाल करता है, वो फिर जो है वो एक आदमी उसका जवाब देता है। तो इसी माध्यम से जो है हम केस स्टडी भी तो ऐसे ही करेंगे ना। जब हम किसी व्यक्ति को लेंगे तो व्यक्ति से सवाल करेंगे, व्यक्ति जो है हमारे सवालों का जवाब देगा, तो इसको जो है इंटरव्यू कह देते हैं, इसको साक्षात्कार कह देते हैं। यदि अध्ययन की इकाई व्यक्ति है तो उससे तथा उससे संबंधित व्यक्तियों से अनौपचारिक तथा औपचारिक साक्षात्कार हो सकता है। ठीक, यदि अध्ययन की इकाई कोई घटना या परिस्थिति है तो उससे संबंधित या प्रभावित व्यक्तियों से साक्षात्कार द्वारा सूचना एकत्रित की जा सकती है। अगर हमें किसी घटना का अध्ययन करना है तो उस घटना से संबंधित जो व्यक्ति होंगे, जिन्होंने वो घटना देखी होगी, उनसे साक्षात्कार कर लेंगे। ठीक है, दूसरा अनुसूची के माध्यम से। तो यदि समस्या के विविध पहलुओं एवं निर्धारण तत्वों का ज्ञान पहले से है तो एक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया जा सकता है, परंतु ऐसा अधिकतर इसलिए नहीं किया जाता कि एक तो इकाइयों की संख्या सीमित है, दूसरी अनुसूची में अत्यधिक प्रश्न सम्मिलित नहीं किए जा सकते, तथा तीसरे क्योंकि इसमें विविध प्रकार के सूचनाएं होती हैं, इसलिए सभी के लिए एक ही अनुसूची बनाना संभव नहीं। ठीक है ना, तो अनुसूची भी बना सकते हैं। अनुसूची क्या होती है? अनुसूची एक प्रश्नों की सूची होती है, और जिसके माध्यम से हम अपने उत्तरदाता से जो है उत्तर पूछ लेते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया कि अनुसूची जो है थोड़ा अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति से जो है हम एक ही प्रकार के सवाल नहीं पूछ सकते हैं। ठीक है, अवलोकन हमने बड़े डिटेल में पढ़ा है, 3 वीडियोज़ हैं उसकी। ठीक है, इसलिए हैं 3 क्योंकि अगर एक ही वीडियो में बना देते तो गड़बड़ा जाता सारा, और सब जो है हौच पोच हो जाता, और ना तुम पढ़ पाते और गड़बड़ हो जाती फिर, है ना। तो इसलिए जो है छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं। बहुत ज़्यादा वीडियो अगर लंबा भी होता है तो उसको भी तो हिचकिचाहट होती है ना देखने में, समस्या है, समय भी नहीं होता है बच्चों के पास आजकल। तो अवलोकन क्या है? अवलोकन के माध्यम से भी हम केस स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत अध्ययन में प्राथमिक आंकड़े संकलन करने का तीसरा प्रमुख यंत्र व्यक्ति घटना, परिस्थिति या घटना के विशेष प्रभावित व्यक्तियों का अवलोकन करना है। कई बार उपलब्ध व्यक्तिगत दस्तावेजों का भी अवलोकन किया जा सकता है। तो इनके माध्यम से जो है हम साक्षात्कार के माध्यम से, अनुसूची के माध्यम से और अवलोकन के माध्यम से हम प्राथमिक तथ्यों को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, और केस स्टडी में ये बहुत उपयुक्त है। दूसरा है द्वितीयक सूचनाएं का संकलन करने के लिए। ठीक है, फॉर द कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा, यानी कि द्वितीयक अभी तो हमने प्राथमिक किए हैं। प्राथमिक में कौन कौन से किए हैं? साक्षात्कार, अनुसूची, अवलोकन के माध्यम से, 3 है उसमें। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें किसके माध्यम से होती है। द्वितीयक सूचना उसे कहा जाता है जिसे स्वयं अनुसंधानकर्ता ने एकत्रित नहीं किया, ठीक, अपितु अन्य लोगों या स्वयं सूचनादाता द्वारा लिखित रूप में उपलब्ध है। श्रीमती पीवी यंग ने द्वितीयक सामग्री के स्रोतों में व्यक्तिगत प्रलेखों, देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम सेकेंडरी डेटा प्राप्त करते हैं, यानी कि व्यक्तिगत प्रलेख संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वयं लिखे गए अथवा उसके द्वारा लिखे गए प्रथम प्रलेखों, यानी कि पर्सनल डॉक्यूमेंट। ठीक है, फर्स्ट पर्सन डॉक्यूमेंट, पर्सनल भी कह सकते हैं। डायरियाँ, इसके बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में बात की है ना। आत्मकथा, संस्मरण पत्र, जीवन इतिहास, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा पढ़ रहे थे। तो ये दोबारा से आ गया, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं लिखा है ये, ठीक है ना। सामाजिक संगठनों की फाइलों के रिकॉर्ड इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है द्वितीयक सूचनाओं के माध्यम से भी केस स्टडी कर सकते हैं। तो ये केस स्टडी का इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।